हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हमारा अंतिम चैप्टर है इस बुक का, क्योंकि ये बुक फिर हमारी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग भारत और समकालीन विश्व हम लोग पढ़ेंगे। वो बुक काफी लंबी है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर चैप्टर के अंदर सब चैप्टर है, उनको भी हम लोग आपका देखेंगे। तो लोकतंत्र की आपकी चुनौतियां जो हैं उनको फाइनली हम लोग आपका देख लेंगे और उस पर हम लोग बात भी करेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 है। हम एक चैप्टर का आपका परिचय को पढ़ चुके हैं कि इसका जो परिचय है वो क्या है। ठीक है, ये हमको देखना है। चिंतन की चुनौतियां क्या हैं, उन चिंतन की सारी चुनौतियों को हमें गौर करके देखना है कि आखिर में एक एक जो आपकी चुनौती हैं वो क्या है, उनको हम लोग देख लें। अलग अलग आपके संदर्भ में अलग अलग क्या चुनौतियां हैं ये हमको बताई गई हैं। ये हमको देखना है कि क्या आपकी चुनौतियां हैं। तो अलग अलग संदर्भ में जो अलग अलग आपकी चुनौतियां हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। हमने बहुत सारे कार्टूनों को भी देखा, कुछ एग्जाम्पल, और विशेषकर में लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का आप कैसे वितरण करते हैं, कैसे उनको बांटते हैं, इसके विषय में भी हमने देख लिया था। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बना रखती है। तो इसके विषय में देखा था कि वो कैसे आपका लोकतंत्र चला रही है। जब से आजाद हुआ है एक ही देश का मतलब एक ही का है शासन है, तो क्या ये लोकतंत्र का स्वरूप है। तो इस तरह से हम लोग इन सभी पर जो है एक एक करके अपना गौर करके हम सारी चीजों को इसके अंतर्गत आपका देख रहे थे, और इनमें जो था हम लोग आपका बात भी है कर रहे थे। ठीक है, ये आपको देख लीजिए, और इसमें हमने एक एक करके जो है सारी चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमने इनको देख लिया। इसमें हमने अपनी बात कर ली और सबको गौर करा। अब देखिए, ये वितरण तक जितने भी सारे आपके कॉलम थे ये हमने भरा, और अलग अलग आपकी तरह की चुनौतियां थी, उन चैलेंजेस को भी हमने देखा। जैसे संवैधानिक बनावट है, किस श्रेणी में उनको रखा जाए, कैसे उनको फिट किया जाए, हर अलग देश की क्या चुनौती है, कैसे उनको देख पाए, इन सारी चीजों को हमने क्या करा, इसके अंतर्गत बहुत अच्छे से एक एक करके जो था आपका देख लिया और इसमें गौर कर लिया। ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक, चलिए। तो आपने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर इसको रिवीजन किया है और इसको रिवीजन के तौर पर आप लोगों ने देखा है? बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने रिवीजन किया है इसका। अब हम कल देख रहे थे अंतिम में इसका राजनीतिक सुधारों पर विचार, कि जो हमारे जो राजनीतिक सुधार हैं उनके जो विचार हैं हम उनको कैसे देख रहे थे, इसके विषय में जो था हमको मुख्यतः आपकी बात करनी थी, और इसको ही आपका विशेष रूप से आपका देखना था और विशेष रूप से गौर करना था। ठीक, ये हमको देखना है और इसी पर हम लोगों को बात भी करनी है। क्लियर है। चलिए, तो राजनीतिक सुधार में हम लोग बात कर रहे थे इसी पर कि कानून बनाकर काम काज को सुधार सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, और अब जो था इसमें हम सूचना के अधिक यहाँ तक इस पॉइंट तक आपका देख चुके थे। अब थोड़ा सा हमें इसमें इस जो अगला पॉइंट है इस पॉइंट पर हमको गंभीर रूप से बात करनी है और इसको ही देखना है। देखिए, कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार जो हमारे परिमाण यानी कि जो रिजल्ट होते हैं एकदम उलट निकलते हैं। उलट का मतलब जिस तरह का हम रिजल्ट चाहते हैं वो जज उसके विपरीत निकलते हैं। जैसा कई राज्यों में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करके चुनाव पंचायत लड़ने को हमने क्या कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी कि सबसे बड़ी बात है जिनके आपका अगर आपका पंचायत चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव, अगर किसी के 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सबसे पहले हरियाणा राज्य ने ये ऐसा नियम कानून अपने देश के अंतर्गत मतलब अपने राज्य में बनाया, देश के अंतर्गत सबसे पहले। अब ऐसे में समस्या ये थी कि कुछ लोग ऐसे वंचित थे जिनके राजनीतिक जो कानून
थे अपनी, वो कहीं ना कहीं उनके छूट गए। ठीक, अगर कोई आपका राजनीतिक रूप में कार्य करना चाहता है, वो किसी पद पर पहुंचना चाहता है, अगर उसके 3 बच्चे हैं तो वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि निकाय चुनाव में 2 बच्चों का जो उल्लेख है वो आपका कर दिया गया है। अब देखिए, सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। इसमें है सूचना का अधिकार, लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र रखवाले के तौर पर सक्रिय रूप से एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि अगर आप लोग देखोगे सूचना के अधिकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 इसे हमको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्या है, ये क्या करता है हमको, ये लोगों को जागरूक बनाता है। ठीक, लोगों को एक्टिव बनाने में क्या करता है, आपकी मदद करता है और उस पर अंकुश लगाता है। ठीक, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयत करने को मौजूदा कानून में मदद करता है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। कह रहे लोगों का जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो चीज है, वो ज्यादा मजबूत बनाने पर उनको क्या है, ये सारे काम जो है करना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले पहले अध्याय में पढ़ा था कि ऐसे सभी सुधारों पर मुख्य चिंतन इस बात का होना चाहिए कि इससे हम आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है। कैसे होता है, राजनीतिक जो स्तर है उनकी जो आपकी गुणवत्ता है उसमें आपका सुधार होता है या नहीं। यानी कि हमको देखना है कि कुल मिलाकर जो राजनीतिक सुधार है वो मुख्यतः हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बेसिकली इस चैप्टर का आपका मेन पार्ट है, मेन कंटेंट है। ये हमको चैप्टर के अंतर्गत एक एक करके देखना है और ढूंढना है। क्लियर है, ये आपको याद रहेगा, आप इसको देखेंगे, आप इसको बात करेंगे और इस पर आपका एक एक करके आप इसको गौर भी करेंगे। याद है इतना सभी बच्चों को? चलिए, तो एक बार जो आपने कल पढ़ा है, आज जो पढ़ा है, उसमें कुछ भी अगर आपका डाउट बनता है, कुछ भी चीज आपको पूछना है, कोई रिवीजन करना है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। तो बच्चों देखिए, हमने इसमें देख चुके थे कि कैसे हम राजनीतिक सुधारों की बात कर रहे थे और कैसे हमारा ये जो बाप का चिंतन है इसके विषय में भी हमने बात की। तो इन सभी को हम लोग आपका जो था गौर करके बहुत अच्छे से सारे को जो है आपका देख चुके थे और हमने इस पर बात भी करी थी। और इसको हमने जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ को भी हमने देख लिया था कि किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की चीजें हैं, कैसे उनको जो है उनको हम लोग देख सकते हैं, कैसे इनका रिफॉर्म जो है हम लोग कर सकते हैं। एक पॉइंट और इसमें हम लोग आपका देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा आपका जरूरी है और हमको देखने के लिए आपका मिलता है। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह भी सोच होनी चाहिए कि उन्हें कौन और लागू करेगा। अब अगर कुछ भी ऐसी चीजें है तो हमको यह भी देखना चाहिए कि कौन और इसको क्या कर सकता है, आपका लागू कर सकता है, इनको देख सकता है। और यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और संसद के हितों के खिलाफ हो। अगर ऐसा हम लोग सोचते हैं तो हम ऐसा क्या सोचते हैं, गलत सोचते हैं कि संसद कोई ऐसा कानून आपका नहीं बना सकती। तो हमको ये भी ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक आंदोलन, जो डेमोक्रेसी में जो आपके आंदोलन होते हैं, उन आंदोलन में नागरिक संगठन लोगों का जुड़ाव होता है। मीडिया पर भरोसा करने वाले उपाय के सफल होने की संभावना होती है। लोग आंदोलन करते हैं, लोग इकट्ठे होकर जुड़ते हैं, मीडिया भी उनको सपोर्ट करती है। इस तरह की चीज होती है, संभव है कि उनका जो उपाय हो वो क्या हो जाए, आपका उपाय आपका सफल हो जाए। ठीक, आइए इन सामान्य दिशा निर्देश को ध्यान दें, यानी कि जो आपके जनरल पॉइंट है, और लोकतंत्र के कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। और क्या हो कि जो आपका सुधार है, जो आपका रिफॉर्म है, उनकी गुंजाइश होनी चाहिए।
सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनते हैं। और क्या है, ठोस के कुछ ऐसे जो आपके प्रस्ताव हैं वो हमें को क्या है आपका बनाना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिए, यह है यहां कुछ चुनौतियां दी गई हैं। क्या करें, हमको कुछ ऐसे चैलेंजेस दिए गए हैं। क्या चैलेंजेस हैं उनको देख लेते हैं। इनके राजनीतिक सुधार की जरूरत है और कह रहे हैं कि इनका पॉलिटिकल रिफॉर्म होना जरूरी है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यह सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें, उन और कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान बताएं। यह बात याद रखें कि यहां की बताई गई बात सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं दिया जा सकता। आप अगर जो हमें पॉइंट दिए गए आप उन्हें सीधा ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल गलत है, या आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही है। साफ साफ लिखा है इसमें। आप कोई विकल्प को मिलाकर जवाब दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि ये समाधान भी बात कर सकते हैं जिसकी जहां कोई चर्चा नहीं हुई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से देंगे और अपनी पसंद का तर्क भी बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी पक्ष का जो तर्क है उसे भी आप दें कि मैं इस जो आपका तर्क है, जो लॉजिक है, मैं इसका सपोर्ट करता हूं, या कोई अपनी तरफ से पॉइंट रख सकते हैं। दो चीज है, डॉक्टर की अनुपस्थिति, यानी कि अगर कोई डॉक्टर अब्सेंट है, और दलों का चंदा का मतलब जो दलों में आपकी फंडिंग आती है उसको लेकर बात हो रही है। दो मुद्दे हैं, दोनों टॉपिक एक दूसरे से अलग अलग हैं। बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर। गौर करके देखिए, अच्छे से हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, चुनौती है, पहला चैलेंज है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकारी डॉक्टर अनुपस्थित थे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था और उस सर्वेक्षण में जो लोग आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो डॉक्टर बैठते थे वो क्या पाए गए, वहां पर अनुपस्थित पाए गए। यानी कि वो आपका उनको प्रेजेंट जो था डॉक्टर आपके नहीं मिले। वे शहरों में रहते थे, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। क्या है, जो 1 से 2 बार वाली जो अपनी नियुक्ति की जगह है वो घूम जाता है। यानी कि जहां उनकी पोस्टिंग है, जहां उनको सरकार ने नियुक्त किया है, महीने में 1-2 बार जाते हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी वहां नहीं जाते। गांव वालों को साधारण रोग के इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है उनको, शहर जाना पड़ता है। और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है उनको, आपका मोटी जो है उनको फीस देनी पड़ती है। अगर उनका इलाज गांव में होता तो एक बहुत कम आपकी कीमत पर जो उनका एक छोटा मोटा, मान लीजिए कोई भी आपका सीजनल अगर फीवर है या कोई नजला खांसी जुकाम है या कोई भी ऐसी मैटर है, वो उसको निपटा सकते थे। जबकि क्या करना पड़ा उनको, उसको एक मोटी फीस की अदायगी उन्हें डॉक्टर को करनी पड़ी। किसके कारण, क्योंकि डॉक्टर क्या नहीं था, वहां उपस्थित नहीं था। अब कह रहे सुधार के प्रस्ताव कुछ रखे गए हैं। कह रहे कुछ ऐसे हमने पॉइंट रखे हैं जो हमें लगता है कि इनको अपनाएंगे तो हमें क्या हो सकता है, कुछ आपका इसमें रिफॉर्म हो सकता है, कुछ चेंजेस या सुधार हमको दिखाई देंगे। जैसे सरकार को डॉक्टर के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकार को क्या करें कि जहां डॉक्टर की पोस्टिंग है, यानी कि जो नियुक्ति हुई है, उस जगह पर उसको रहना अनिवार्य कर दे और अन्यथा सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसका सिंपल ये मतलब है, अगर आपकी जिस गांव में पोस्टिंग है आपको उसी गांव में रहना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? ऐसा करने से सोल्यूशन हो सकता है? बताइए, आप सोच के देखिए कि आप कहीं भी रहते हो और आपकी पोस्टिंग किसी गांव में डॉक्टर के रूप में होगी तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। ऐसा जरूरी है? आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर की अनुपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अचानक जो है छापा करना चाहिए। ठीक है कि आप जाइए और अचानक उसको बिल्कुल सरप्राइज तरीके से आप कभी भी जाके, आपको कोई पुलिस वाला वहां चला गया, कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या कोई सीओ, डिप्टी एसपी वगैरह, वो लोग गए वहां, देख लिया कि डॉक्टर साहब प्रेजेंट है नहीं है और उसकी जानकारी जिला प्रशासन को पहुंच दी, या प्रशासन ने क्या कर दिया, खुद कर दिया।
और ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत को डॉक्टर की जो है वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा हम, ये ठीक लग रहा है कुछ हद तक कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब मुझे बताइए, अगर ग्राम प्रधान डॉक्टर की रिपोर्ट लगाएगा तो डॉक्टर को गांव प्रधान का जो है वहां उसके अंडर प्रेशर काम करना पड़ेगा, तो वो फिर फ्री कहां हुआ, स्वायत्त रूप से उनने कहां काम किया, ये हमको देखना है। इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांट देना चाहिए, या फिर क्या करो, किसका बेस्ट ऑप्शन है इसका समाधान करो, उत्तर प्रदेश के कई टुकड़े बना दो, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और जिससे होगा प्रशासनिक कुशलता से चल सकेगा, और क्या होगा कि प्रशासन की पहुंच आसानी से हो सकेगी। अब मुझे बताइए, तो इस पॉइंट में से मुझे अगर कुछ लगता है तो ये पॉइंट थोड़ा सा दमदार लगता है कि ऐसा कुछ कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस का अचानक छापा, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर और प्रशासन को आपके बढ़ाने वाली बात हो गई, तो कुछ और सिस्टम आपको सरकार को निकालना चाहिए। बहरहाल ये वाला जो पॉइंट है ये काफी हद तक वैलिड है, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं डॉक्टर की अनुपस्थिति को कम करने के लिए, ठीक है ना। अभी हमने एक पॉइंट और देखा था कि गांव में हम लोग क्या करें कि जो लोग आपका, हमने देखा है कि जो आपका नर्स है, एएनएम जीएनएम है, जिन्हें पिछले 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, हम उनको गांव में शिफ्ट कर सकते हैं। वो प्राथमिक उपचार दें, फिर उसको स्वास्थ्य केंद्र भेजें, फिर स्वास्थ्य केंद्र से आपका जिला न्यायालय आपका ट्रांसफर किया जाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था हो जाए तो डॉक्टर की समस्या का समाधान भी हो जाएगा और एक क्षेत्र में नई वैकेंसी भी आनी शुरू। आइए राजनीतिक दलों का जो चंदा है इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। बड़ा डिस्प्यूट रहता है और बड़े कोर्ट केस होते हैं हमेशा, एक पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। इसको देख लेते हैं लोकसभा का। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, इसको मैं बाद में देखने वाला हूं, डॉक्टर की अनुपस्थिति वाली चीज समझ आई कि नहीं आई? देखिए एक बार इसको। देख लिया बच्चों? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये समझ आ गई, इसको देख लेते हैं। राजनीतिक दलों का चंदा, लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की औसतन संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। क्या थी? औसतन जो आपकी संपत्ति थी वो कितनी थी? 1 करोड़ रुपए ज्यादा थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा था कि चुनाव लड़ने में सिर्फ अमीरों और उसका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यावसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर होते हैं। कह रहे हैं कि जो भी आपका चुनाव लड़ते हैं वो डिपेंड किस पर होते हैं? बड़े बड़े जो व्यावसायिक लोग होते हैं या बड़े बड़े जो घराने होते हैं, उनसे जो आपका चंदा यानी कि जो फंड मिलता है उसके चुनाव पर, उन पर ही निर्भर होते हैं। अधिकांश इस बात की भी है कि राजनीति में पैसे की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी। और कह रही है कि इस तरह की चीजें भूमिका बढ़ रही है, वो किसके खिलाफ जाएगी? अगेंस्ट ऑफ जो पुअर पीपल है उनके खिलाफ है। अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज उठा पाता है उसे भी वंचित हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? जो कोई आपका थोड़ी बहुत ही आवाज भी उठा लेता है वो भी क्या हो जाएगा? इससे आपका वंचित यानी कि छूट जाएगा, वो रह जाएगा। सुधार के प्रस्ताव हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा जो सार्वजनिक कर, इतना समझ आ गया आपको कि भैया जो लोग विधायक या सांसद का चुनाव लड़ते हैं वो अपने खाते में 1 करोड़ रुपए दिखाते हैं अपनी पूरी संपत्ति, फिर वो इतना महंगा चुनाव कहां से लड़ लेते हैं? तो उसका वो आंसर दे रहे हैं कि जो लोग हैं आपके व्यवसायी लोग, जो आपके बड़े बड़े लोग हैं, उनको चंदा देते हैं, फंडिंग देते हैं, जिसके माध्यम उन पर वो निर्भर रहते हैं। अब उसको सुधार का प्रस्ताव रख रहे हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल को वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक करना चाहिए, यानी कि एक साल में उनके पास कितना चंदा आया उसको पब्लिक कर दें और इसका लेखा यानी कि सरकारी ऑडिटिंग यानी कैग के माध्यम से उसका ऑडिट होना चाहिए। चुनाव का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए
पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे, नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ऐसे चंदे पर आयकर से छूट मिलनी चाहिए। अब देखिए, या तो सरकार खर्चा ढाले, या सरकार पार्टी को पैसा दे, या फिर लोग उसको प्रोत्साहित करें और उसमें भी आप इनकम टैक्स फ्री कर दो। बताइए, तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर देना चाहिए, अपना, मेरे प्यारे बच्चों, उनको क्या करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि उसको ऑडिटिंग उसको करवा दें। ठीक है, ठीक है ना। और अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी आपका हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए, कई और समस्या जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं, कौन सी समस्या है, चुनौती लिखिए, सुधार लिखिए। सबसे पहला एक चुनौती आती है, जब भी आपका चुनाव होता तो रैली हल्ला गुल्ला माहौल होता है और बहुत सारे लोगों को यातायात में, प्रशासन को, वीआईपी जो नेता उनकी सिक्योरिटी देने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, कितनी असुविधा लोगों को होती है, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, ये चीजें फंसती हैं, उसका प्रस्ताव है रैली को। अब देखिए, मैं अगर इसके प्रस्ताव में रखूं, रैली को वर्चुअल कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, इन सब चीजों से निदान पाया जा सकता है। ठीक है, नेताओं को लोगों के घर तक डोर टू डोर जाके काम करना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए कि इस दिन लोगों को ये काम नहीं करने चाहिए और ये रैली ऐसी बरकरार। तो ऐसा भी पॉइंट आप रख सकते हैं और उसका समाधान, उसका बिंदु जो है आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई समस्या जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम बात करेंगे राजनीति को सुधारना, कि कैसे हम सुधारेंगे, कैसे उसको देखेंगे, इसके विषय में हम कल बात करेंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने चैप्टर का रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट बनता है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, बेहिचक आप मुझसे पूछिए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।